2008 में जब यहाँ पे एडमिशन हुआ उससे पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ केवल 4 कमरे हुआ करते थे। कितने? और वो 4 कमरों का ना मैं अपने आप को शहंशाह मानता था। क्या मानता था? आगे मुझसे बढ़िया यहाँ पे है ही कोई नहीं। उसके पीछे कारण था कि वो लिमिटेड सा स्कूल था, 4 कमरे थे और 4 ही टीचर थे। उनमें से 1-2 टीचर ऐसे थे 2-3 सब्जेक्ट अकेले ही पढ़ा लिया करते थे। हालांकि ऐसा होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो जब वहां से 8th स्टैंडर्ड पास हुआ, फैमिली को भी लगता था, मेरे फादर साहब बैठे हैं, मेरी मदर बैठी है, फैमिली बैठी है, सभी इनको भी लगता था कि बेटा हमारा हीरा है 8th क्लास तक। और बाद में यहाँ की औकात पता चली मुझे भी अपनी कि क्या बेटर है। 8th क्लास वहां से पास आउट करने के बाद आई गॉट 88% जिस स्कूल में पढ़ते थे, और वो 88 जो है ना 68 या 58 के बराबर थे। ये एक इंस्पिरेशनल जर्नी है कि कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना ये जो प्रांगण में जितने भी लोग मौजूद हैं ये कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो जब पहली बार ये लगा कि भाई 8 तो हो गई है, 9th में अच्छे स्कूल में कहीं एडमिशन दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल 8 तक था। तो पापा के जो है इनसे प्रमोद सर से जो यहाँ के मैनेजमेंट में है, इनसे काफी अच्छे संबंध है। तो पता चला कि भाई सर्वोदय पब्लिक स्कूल है, वहां पे जो है एडमिशन करा देते हैं बेटे का। तो पापा ने सोचा कि भाई एडमिशन करा देते हैं, वो लेके आ गए यहाँ पे। अब ये कहानी देखना कैसे है, जब पहला दिन होता है एंट्रेंस एग्जाम होता है कि नहीं, वो एंट्रेंस टेस्ट लिया। अब टेस्ट में कुछ तब कर पाए जब कुछ आता हो। जहां 8 तक पढ़े थे वहां तो सब रट्टा लगा करके पढ़ते थे। उन्होंने बोला कि ये सेकंड चैप्टर का याद करके आना कल, अभी 2 घंटे में सुन लो। रट्टा लगाने में इतने देर थे। जब हम एजुकेशन की बात करेंगे ना, इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। जो एग्जाम मोटिवेशन है या किस तरीके से एग्जाम में देने चाहिए, हमें रोड सिस्टम को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। रोटेन सिस्टम को अगर हमने फॉलो किया तो हम फेल हो जाएंगे रियल लाइफ में। तो यही कहानी हुई, एंट्रेंस एग्जाम देने आए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए थे, पहली चीज तो ये थी कि कुछ पल्ले ही नहीं बढ़ रहा था कि एक्चुअल में है क्या। एग्जाम दिया और हम इस उम्मीद से आए, मेरे फादर साहब भी, कि बच्चे का एडमिशन 9th क्लास में होने, चूंकि 8 जो है पास कर चुके थे। तो सर ने बोला, प्रमोद सर ने, कि भाई बच्चा जो है ना बहुत वीक है। अब वहां पे तो एक कुएं का पेड़ है, उसके लिए दुनिया कितनी, जितना कुएं से आकाश दिख रहा है इतनी सी दुनिया। अब ये तो ताला, जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया तो जहाँ पे प्रिंसिपल सर का ऑफिस है ना, उस वाले एरिया पे खड़ा हुआ था। वहां पे कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे। मैं देख रहा है कितने स्मार्ट है, इंग्लिश में बात कर रहे हो कि जॉन ये वो सर्विस, मतलब जो भी जिस भी तरीके से खेलते थे। मैं तो अच्छा इंग्लिश, हम लोगों को ये नहीं पता इंग्लिश को बोलते कैसे। हम इंग्लिश को इंग्लिश कहते थे, सा और श का फर्क पता है ना हम लोगों को। हम कहते थे इंग्लिश, मतलब अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो पापा ने रिक्वेस्ट की कि 9th में मेरा बच्चा कर लेगा, मुझे भरोसा है। सर ने बोला आपको तो भरोसा है, लेकिन जो इसने एंट्रेंस में किया है इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमारे हिसाब से 7th क्लास में होना चाहिए। तो बोला कि भाई 7th में एडमिशन लेंगे। फिर क्या सुन करके ना 8th में एडमिशन के लिए बात हो गई। हुआ क्या कि मैं प्रिंसिपल साहब के पास चला गया। सर ने मेरे से एक सवाल पूछा। उस टाइम पे हमें हुड्डा सर हुआ करते थे। तो उन्होंने सवाल पूछा, बेटा रेफ्रिजरेटर पता है क्या होता है? पता तो कुछ था नहीं दिमाग में, जनरेटर जैसा कुछ होता होगा। तो रेफ्रिजरेटर घर में भी नहीं था, फ्रिज आप तो जानते होंगे ना सभी, मेरे जैसा तो नहीं बैठा कोई। चलिए, तो रेफ्रिजरेटर उन्होंने पूछा, पता कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा यार क्या बोले, मैं कहा सर नहीं पता। कह रहे यार, उन्होंने बोला फादर साहब को कि आप 9th में एडमिशन, बच्चे को रेफ्रिजरेटर का नहीं पता। उनकी बात हमेशा सही थी। कैश सुन करके एडमिशन हो गया 8th क्लास में। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 15.5 साल की उम्र में मैंने यहाँ से 12th पास आउट कर लिया था। और आप में से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि अभी की स्टेज में होगा 12th पास आउट कर लिया होगा। तो पहले दिन की जो घटना थी, ध्यान से सुनना बच्चों, पहले दिन की घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब पहला दिन मैं स्कूल में आया, तब तक मैंने स्कूल केवल प्रिंसिपल सर का ऑफिस और वो कॉरिडोर देखा, मतलब बाकी मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कहां से आया? 4 करोड़ के स्कूल से। कहां से आया? और यहाँ पे जब मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखा ना, मुझे लगा मैंने ये स्कूल है, इसको जिला घोषित क्यों नहीं करते थे तुम लोग? ये स्कूल कहां से लगता है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि मैं गांव से रहने वाला हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई हो रहा क्या वाला है। पहला दिन में क्लास में आ गया। अब जैसे ना रूल है, जैसे बच्चे लोग बैठे हुए थे, ये मंडे और ट्यूसडे का ड्रेस है आपका, सेम वैसे ही होता था। तो जो मेरा फर्स्ट डे था सर्वोदय में, वो ट्यूसडे था। और मुझे ऐसा लगा कि एक दिन मंडे को ये वाला पहनते होंगे और ट्यूसडे को अपना व्हाइट पहनते होंगे। तो ट्यूसडे वाले दिन आप पहन के ये आना था और मैं क्या पहन के आ गया? व्हाइट वाला।
तो वो ऐसे हुआ कि मतलब जैसे सब लोग पहला दिन वैसे था, बच्चे लोग सब सोच रहे जोकर कहां से आ गया। एक तो विदाउट ड्रेस और सारी चीजें ऐसी, सारी चीजें खराब होने लगी। तो पहले ही दिन मैं जैसे गेट है तो तुमने दोनों हाथ इस तरीके से रख के गेट के पास खड़ा हुआ था, तो सडनली ध्यान से सुना, सडनली पीछे से एक लड़की आती और उसने आगे बोला एक्सक्यूज मी कैन आई डिसाइड प्लीज। ओते मेरा पहला दिन और या तो मेरे से गलती हो गई है, मुझे वाकई नहीं पता था उसने बोला क्या। लेकिन जब बाद में बात हुई, मैं आपको कहानी बताऊंगा आगे, जब बाद में बात हुई तो पता चला उसने साइड के लिए बोला था। तो मैं टेंशन में आ गया, आपको पहले दिन लड़की वैसे कोई लड़का हो तो चलो देखी भी जाती। मैं जाकर के पीछे हेड डाउन करके बैठ गया अपनी सीट पे। मैं कहा क्या हो गया, मेरा जो साथी उस टाइम मेरे पास में बैठा था, दोस्ती तो हुई नहीं थी, पहले ही था। मैं बैठ गया, वो बोला कि भाई क्या हुआ, मगर ये तो नहीं पता, फिर भी बताओ क्या हुआ। मैं कहा वो जो लड़की बैठी है सामने, गादी से बच्चे बैठे हैं क्या पर गादी कटी ना, हाँ वहां से एक लड़की थी ट्विंकल दीक्षित, जानते हो? हाँ, तो वो लड़की थी ट्विंकल दीक्षित। तो उसने उस लड़की को बताया कि भाई आज वो क्या बोल दिया इसको, ये पहला ही दिन वैसे टेंशन में बैठा है, रो रहा है बेचारा। तो उसको बुलाया कि मैंने बोला मैंने क्या कहते, फिर वो क्या बोल रही थी, तो कहती मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा झूठ बोल रहे हैं, तो बोली मैंने तो साइड लेने के लिए कहा, मैं हिंदी में ना पढ़ सके। तो ये पहला दिन कुछ ऐसी कहानी हुई। मुझे लगा यार देखो एक रूल होता है हर एक सीबीएसई स्कूल में, टिल द टाइम यू आर इन स्कूल प्रीमाइसेस यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ये है कि नहीं है बेटा? बातें नहीं, बहुत टाइम मिलेगा यार बातें करने का। अभी 12th पास आउट करके चले जाओगे ना तो 6 महीने तो इसी चीज में निकल जाएंगे, क्या करेंगे आगे। पहले यहाँ से कुछ सीख लो, समझ लो, लेटर ऑन पता चलेगा कि लाइफ में करना क्या है। ये चीज क्लियर हुई? तो पता चला कि भाई इंग्लिश में बात करनी है स्कूल प्रीमाइसेस में। अब इस इंग्लिश ने मेरे ऊपर इतना इस तरीके से डर बैठा दिया मेरे अंदर कि मैं वॉशरूम की देर नहीं पूछता था। मैं दिन में पानी नहीं पीता था, मैं पानी पिया तो यार पूछना पड़ेगा, और पूछना इंग्लिश में पड़ेगा, ऐसे रूल होते थे। कुछ समय बीता, मेरा एक दोस्त मिला गाजी से ही, अजय नाम है उसका। उसने मुझे थोड़ा थोड़ा जो है मोटिवेट करना शुरू किया कि तू डरता क्यों है। मैं कहा डर, ये सारी चीजें तुम लोग डायरी इंग्लिश में नोट करते हो, हम गांव से, हमें पता ही कुछ नहीं है। वो कहानी सुनी है आपने कि कुएं का मेंढक कैसा होता है? सुनी है? मैं सुनाता हूं। मेरे को ना उस टाइम तक का कुएं का मेंढक समझ करके चलो, अब नहीं, अब मैं समुद्र का, तालाब का भी नहीं, समुद्र की मछली हूँ, ठीक है? वो समझ में आएगा धीरे धीरे आप लोगों को। तो एक बार क्या हुआ ना, कुएं के मेंढक को लगता है कि जिंदगी इतनी है, इतना बड़ा कुआं है। एक बार क्या हुआ, बाढ़ में बह करके तालाब का मेंढक कहां पे आ गया? कुएं में आ गया। अब वो आकर के परेशान कहता है यार छोटी सी दुनिया। उसने कुएं के मेंढक को पूछा, इससे पूछा कि तुझे पता है दुनिया कितनी बड़ी है? तो कुएं का मेंढक बोलता है कूद करके थोड़ा सा कि इतनी बड़ी होगी। वो कहता है नहीं यार। तो दूसरा थोड़ा तो वो उछला, वो बोला इतनी बड़ी होगी, बोला नहीं यार। फिर तीसरा मेंढक बोला, कह रहा था पूरे कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी इधर से उधर, कह रहा इतनी बड़ी होगी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो जो है तालाब का मेंढक सोचता है कितने बेवकूफ लोग हैं, इन लोगों को लग रहा है कि जहां ये चार दीवारी में है इसमें इतना ही है सब कुछ। उसने फिर उनको बताया कि जो तालाब है ना, वहां की दुनिया का समझ में नहीं आता कि वो है कितनी बड़ी। हम कल आज तक नहीं समझ पाएंगे दुनिया इतनी बड़ी कैसे है और क्यों है, ठीक है? तो वो कहानी मेरे साथ हुई। फिर 4 दिन बीते, एक मैडम हुआ करती थी उस टाइम पे, पिंकी जैन, कोई जानता है? वो साइंस पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? ध्यान से सुनना, वो साइंस पढ़ाती थी। तो कई बार क्या होता है ना, सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं टीचर्स। क्या ले लेते हैं? अब यहाँ टेस्ट का नाम तो सुना था, ये सरप्राइज नहीं सुना था, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से थे। अब पहले ये 2-3 दिन बीते, या सरप्राइज टेस्ट कैसे दें? तो सरप्राइज टेस्ट दिया मैडम ने, ध्यान सुनना, 20 नंबर का पेपर था। और वो आकर के ना वैसे इंग्लिश में कि है गाइस पुट योर बुक इन योर बैग, और एक रफ कॉपी निकालो, टेक आउट दैट पेपर, और मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनको नोट डाउन करना और जो है ना आपको टेस्ट देना है। मुझे कुछ नहीं पता साइंस, उससे पहले मैंने विज्ञान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यहाँ क्या पढ़ रहा हूँ मैं? एक्चुअल में है दोनों चीजें एक ही, लेकिन समझ में नहीं आती थी। इसी से ना एक कहानी याद आई। एक बार मैं सरकारी स्कूल में गया था ऐसे सेमिनार करने, तो मैं 8th क्लास में जाकर के घुस गया। वहां पे भूगोल की क्लास चल रही थी। किस चीज की? इंग्लिश में बोले तो? जोर से बोले, इंग्लिश में बोले तो? मैंने जाकर के एक बच्चे को खड़ा किया वहां पे कि बेटा
क्या पढ़ रहे हो? कहता कि भूगोल। मैं कहा क्यों पढ़ रहे हो? कहता भूगोल में इंटरेस्ट है। मैं कहा ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ते? कहता उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब समझने वाली बात ये है, देखो होता है कई जगह ऐसा ना, वो मेरे जैसा ही कोई होगा कि उसको नहीं पता था। तो जो साइंस का टेस्ट हुआ, इसमें से 20 में से नंबर आए 2। कितने नंबर आए? अचीवमेंट थी। हाँ जी, अचीवमेंट थी। रूल भी होता है कि वो टेस्ट पेपर पे ना अपने पेरेंट्स के साइन करा के आने होते हैं, होता है कि नहीं? बोलते हैं टीचर्स की साइन करा के लेके आने। ऐसा ही मैडम ने मेरे को बोला कि भाई ये पेपर ले जाओ, घर से साइन करा के लेके आना। मैं कहा अच्छा, वो भी मम्मी पापा के साइन, और इतने सारे नंबरों पे मैं कैसे करा के लेके आऊं? नंबर कितने आए? तो जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला, अपनी बस में बैठा, तभी मैंने कुछ सोचा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से सीखने वाली चीजें हैं। ये जो है ना, मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए सब ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है? इतने सारे लोग बैठे हैं आप लोगों को सिखाने समझाने के लिए। तो ध्यान से सुनियो। घर के लिए जाने लगा तो मैंने वो पेपर लिया और फाड़ करके रास्ते में फेंक दिया। क्या किया? घर गया, घर को किसी को बताना था ही नहीं यार। 20 में से अगर 2 नंबर आए, कैसे मम्मी पापा को बता दे कि 20 में से 2 नंबर आए हैं? हाँ, तो क्या हुआ कि अगले दिन मैं स्कूल आया, मुझे लगा टीचर भूल जाएगी, क्योंकि ऐसा होता था हमारे पुराने स्कूल में, टीचर कहता था टेस्ट लेना, तो टेस्ट लेता ही नहीं था। तो वही चीज दिमाग में बैठी हुई थी कि टेस्ट तो लेंगे ही नहीं। तो मैडम थी स्मार्ट, उसने अगले दिन मेरे को पकड़ लिया कि वेयर इज दैट पेपर। मगर जी पेपर पापा ही घर पे नहीं है, साइन कहां से कराए? तो मुझे लगा कि 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, भूल जाएंगी। अगले दिन टीचर ने फिर खड़ा कर दिया। क्या किया? अगले दिन टीचर ने फिर से खड़ा कर दिया कि भाई वो पेपर कहाँ पे है जिसपे साइन करा के लेके आने थे। मैंने उस दिन फिर झूठ बोल दिया, मम्मी मामा के गई हुई है ही नहीं। 2 दिन बीते, तीसरा दिन शुरू हुआ। मुझे तीसरे दिन लगा कि यार आज तो भूल ही जाएगी मैडम। मैडम मेरे से ज्यादा स्मार्ट। मैडम ने फिर बोला कि वेयर इज दैट पेपर। तो अब इस कहानी का जो सार है ना, वो यहाँ पे है और यहाँ से कुछ सीखने लायक चीज है। मैंने मैडम को जाकर के बोला कि मैडम, मैं ये 2 नंबर ले जा करके अपने मम्मी पापा के हाथ में नहीं रख सकता। उन्होंने बहुत उम्मीदों से मेरे ऊपर पैसा खर्च किया है और बहुत उनको मेरे से जो है एक्सपेक्टेशंस है, और आने वाले टाइम में आपको कभी ये शिकायत नहीं मिलेगी कि मेरे 20 में से 2 नंबर आएंगे। वहां से जर्नी शुरू हुई और आज तक का टाइम ये, जितने भी एग्जाम दिए मैं कभी फेल नहीं हुआ। वो इंग्लिश वाली चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा बैठ भी गई थी, तो धीरे धीरे वहां से सीखना शुरू किया। और आज कंडीशन ये है, मुझे खुद लगता है कोई कितना भी बड़ा धुरंधर अपने आप को मानता हो, मेरे सामने बैठ सकता है, तो मैं बात कर सकता हूँ। बस गांव से निकल करके जहां हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश बोलते थे, वहां से समझ करके, सीख करके इतने आगे बढ़े हैं कि आज बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो है ना हासिल किया है। मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ और अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि 150 प्लस स्कूल्स में मैं अपने सेमिनार कर चुका हूँ। और मेरी एज अभी 24-25 के आसपास है। 25 साल की उम्र में 150 से ज्यादा स्कूलों में सेमिनार करना, 20 प्लस कॉलेजेस में करना, 5 प्लस MNCs में करना अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे आज मैं यहाँ स्टेज पे, मुझे एज अ चीफ गेस्ट मेरे ही अपने स्कूल ने बुलाया गया, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं इसको सेलिब्रेट करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कितने % लोगों को ये मौका मिलता है कि जिस स्कूल से आपने शिक्षा ली है, अपनी अकादमिक शिक्षा ली है, वही स्कूल आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाए और आपसे कुछ जानना चाहे अपनी जर्नी के बारे में कि आपने ये सफलता कैसे जो है ना हासिल की है। मुझे नहीं पता कि कितने % लोग हैं इस दुनिया में ऐसे कि जिनको बुलाया जाता है, बट मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। और इन सबके पीछे की कहानी केवल इतनी सी है कि मेरे फादर साहब, मेरी मदर यहाँ पे बैठी हुई है, अगर इनका साथ मुझे ना मिला होता तो शायद से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं होता। जो वर्कशॉप यहाँ पे होने वाली है एग्जाम मोटिवेशन के बारे में, तो उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। आर यू रेडी? शिक्षा क्या है? व्हाट इज रियल एजुकेशन? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एजुकेशन? जितने मेरे टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, बच्चा बिल्कुल भी किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। Education provide the direction. What is wrong and what is right? This is education. आप में से गर्ल्स में से कोई बताना चाहेगा what is education?
किसी के पास कोई जवाब नहीं है? बोलो बेटा। पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड एज एजुकेशन। बैठो। ये सारे जितने तालियां बजा रहे हो ना, आपको भी पता होगा ये तो पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, आपने क्यों नहीं बताया? हाँ जी मैम। I didn't get you. It teaches us how to live the best possible life and how to make it successful. Okay, okay, that's good. कोई और? और कोई बताना चाहेगा? देखो, मेरा जो मानना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पॉजिटिव थिंकिंग्स और लिव लाइफ, ये पार्ट है एजुकेशन का। आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइज आर रॉन्ग, यू गाइज आर राइट, वेरी राइट। बट सही शिक्षा वो शिक्षा है जो हमें सभ्य बनाए, समझदार बनाए, शिक्षित बनाए और इस काबिल बनाए कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सके। और शिक्षा का मतलब इससे ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा ये है कि आपके पास ये शिक्षा, ये ज्ञान आपके स्कूल और कॉलेज के बाद भी रहना चाहिए। ये नहीं कि 12th क्लास की डिग्री हाथ में या फिर बीएससी या ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में और आपको आता कुछ भी नहीं है। सही शिक्षा वो शिक्षा है जिसका हम अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर सके। ये जो एजुकेशन आप लोग ले रहे हो ना, ये रेलिवेंट होनी चाहिए। इट मस्ट बी रेलिवेंट। रेलिवेंट कैसे? कि जो भी आपने सीखा वो अपनी रियल लाइफ में कैसे उसको जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका क्या फायदा है इस एजुकेशन का। हम बात करने वाले थोड़ा एग्जाम मोटिवेशन के बारे में। लेट मी टेल यू वन थिंग कि एग्जाम मोटिवेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं। आप लोगों को ये लगता है कई बार ना, अभी मैं प्रिंसिपल साहब के साथ ना ऑफिस में बैठा हुआ था, तो 2-3 बच्चे आए थे वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए, और दोनों तीनों की कहानी ये थी, कोई 2 सब्जेक्ट में फेल था प्री बोर्ड में और कोई 4 में फेल था। हाँ, ये कुछ कहानी थी। देखो, प्री बोर्ड इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। जब बोर्ड के एग्जाम के लिए आप बैठते हो ना, तो मैं ये जरूर मानता हूँ कि साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ा सा होता है। अरे वाह, इतना अच्छा वेलकम। तो क्या होता है कि मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत प्रेशर होता है माइंड पे, बट हमें ये समझना है कि एंग्जाइटी, फियर या फिर ये जो प्रेशर है ये होता क्यों है। अगर हम चीजों को इस तरीके से पढ़ें कि फियर, एंग्जाइटी जैसी चीजें दिमाग में ही ना आए, तो उससे ज्यादा बड़ी जो चीज कोई है ही नहीं। अब ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि भाई पढ़े कैसे। कितने लोग बैठे हैं? एरोप्लेन देखा तो होगा ही ना। प्लेन देखा है? देखा है कि नहीं? अगर ये साइन थीटा और कोस थीटा ना होता तो ये कभी प्लेन नहीं बन पाता। इतना इंपॉर्टेंस है इन एंगल्स का, है कि नहीं? इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है। हाँ, अब उसमें 2 चीजें हैं, लिटरेचर है और ग्रामर है। इनमें से कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? ग्रामर। बिल्कुल अच्छी बात है। ग्रामर अगर हमें आती होगी तो हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जब बात कम्युनिकेशन की है, हम लिटरेचर में भी, मैंने जो मेरा जो समय था जिस टाइम मैंने यहाँ से 12th की, तो जो मेरे साथी थे ना, वो डेली बैठ करके ना चैप्टर को रटते थे कि कल या परसों जब भी एग्जाम होगा ना, तो ये जो ना रट लो इसको बैठ करके। मैंने कभी रटा नहीं। यहाँ पर आने के बाद सर्वोदय से पहले की कहानी अलग थी, लेकिन जिस दिन से मुझे ये समझ में आ गया कि रटा हुआ 2, 4, 10, 5 दिन मेरे साथ रहेगा, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा, तब से रटना बंद कर दिया। और इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं उनमें से मैक्सिमम की स्टोरी आपको बता सकता हूँ। कारण ये था, वहाँ पे स्टोरी तो है, वो एक कहानी तो आप लोगों को बताई जा रही है, लेकिन हम उसको प्रेशर लेकर के ऐसा समझ लेंगे कि यार इसको कैसे याद करें। आप उसको स्टोरी बना करके रिलेट करो, रियल लाइफ से, अपनी लाइफ से रिलेट करो, तो कभी भूलोगे क्या? एक चैप्टर था द लास्ट लीफ करके, 9th या 10th में हुआ करता था, पढ़ा है? द लास्ट लीफ पढ़ा है? और एक चैप्टर 11th में होता है, 12th में होता है शायद, लेटर टू गॉड। कौन सी क्लास में होता है? 10th में होता है। तो ये, अरे शांत, तो इन सब से सीखना क्या है? यही तो सीखना है कि यार वो बता क्या रहा है। हम लोग बैठ जाते हैं याद करने के लिए। क्या नहीं करना है? याद करके नहीं चलना है, चीजों को समझ करके चलना है। इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कंसंट्रेशन। क्या? कंसंट्रेशन और फोकस। अब एक कमाल की चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स हमेशा कहते हैं कि बेटा फोकस करो। कहते हैं कि नहीं? हमेशा कहते हैं कि कंसंट्रेट करो। ये तो हर कोई बताता है कि कंसंट्रेट करो, फोकस करो, लेकिन करे कैसे? सवाल तो ये है। सवाल क्या है कि कैसे करें?
ये तो मैं भी यहाँ पे बोल के चले जाऊँ कि बेटा फोकस करना, कंसंट्रेट करना, अच्छे से करना, अरे यार ठीक है कर लेंगे, कैसे करेंगे कौन बताएगा भाई। एक छोटी सी चीज समझ करके चलनी है, यहाँ पे मैं वही बताने वाला हूँ कि फोकस और कंसंट्रेट कैसे करें। जब भी देखो एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि ह्यूमन जो है ना, कोई भी एक इंसान का 20 मिनट से ज्यादा का कंसंट्रेशन पावर हो ही नहीं सकता। 20 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन टूटेगी ही टूटेगी, चाहे वो 2 सेकंड के लिए टूटे, चाहे 10 सेकंड के लिए टूटे। और इस दुनिया में कोई ऐसा स्टूडेंट पैदा नहीं हुआ जिसको अपने 5 सब्जेक्ट फेवरेट लगते हो। ये बात में बहुत ज्यादा दम था वैसे। तो इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट पैदा नहीं हुआ जिसको 5 सब्जेक्ट फेवरेट लगते हो। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन जो नॉन फेवरेट सब्जेक्ट है उसको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि पास होना है, क्योंकि नंबर भी तो चाहिए ना। आप सिस्टम को थोड़ा सा समझो। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमें ABC ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, धीरे धीरे करके वही सब चीजें हैं लेकिन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। ठीक है, पहले हमने जो 1 2 3 4 पढ़ा वो 1 + 1 2 करना है, 2 + 2 इस तरीके से बढ़ने लगा। जब हिंदी में जो हमने आ पढ़े वो कैसे बढ़ने लगे, छोटे बच्चों की किताब कभी उठा करके देखोगे ना तो उसमें होगा अब, कब, जब, तब, इस तरीके की चीजें मिलती हैं कि नहीं। ऐसा ही इंग्लिश में होता है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे ये चीजें एक्सपैंड होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? एक्सपैंड होती जाएंगी। है सारी वही चीजें। इंग्लिश में जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो 25-26 लेटर है, उनमें से अलग कुछ हो तो मुझे बता दो। मेरा एक दोस्त था, वो ये कहता था कि यार मैथ तब तक ठीक है जब 4 + 4 8 पूछ रहे हो, लेकिन इसमें ये इंग्लिश घुसा के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। 2x + 3 भाई क्या हुआ? तो उसका ऐसा मानना था। हालांकि ये ऐसा क्यों हुआ? जब बच्चा छोटा होता है ना वो माइंड से एकदम न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। उसको कुछ नहीं पता होता, धीरे धीरे सीखता है। जैसे उसने 2 + 2 4 उसने ऐड कर लिया, उसको समझ में आ गया कि हाँ ये कैसे हो सकता है, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो न्यूट्रल माइंड ग्रो करने लगेगा, मैच्योरिटी उसके अंदर आने लगेगी और धीरे धीरे वो चीजों को समझने लगता है जैसे जैसे ही क्लास उसकी बढ़ने लगती है। ठीक है जी। तो कंसंट्रेट कैसे करें, मुद्दा ये है। कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि हमें डिस्ट्रैक्शन किन चीजों से होती है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? कौन बताएगा? सबसे पहला तो मोबाइल। सबसे पहला मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हम कितने गिरे हुए हैं, ये मतलब इस तरीके से हमें जकड़ा हुआ है कि हम वहां से बाहर नहीं निकल सकते। सुबह उठ करके अपना चेहरा बाद में देखते, पहले मोबाइल अच्छा जिंदा है ना। ये होता है हमारे साथ। जब इस पे सोशल मीडिया पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप सोच करके ये करते हो कि 10 मिनट थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा माइंड को फ्रेश करेंगे। वो 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता नहीं चलता। और ये कड़वा सच है। पहले उन चीजों को, उन पॉइंट्स को निकाल करके बाहर रखो कि जिससे हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, जो हमें फोकस को, जो हमारे फोकस को तोड़ने का काम करते हैं, उन पॉइंट्स को निकाल करके कर लिया और उनके ऊपर काम करना शुरू किया तो फिर जीवन में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले। ये कड़वा सच है। ठीक है जी। फोकस आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। देखो क्या कारण होता है, एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, मान करके चलो, कितने? एक टीचर एक ही टाइम पे उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। क्या कारण ऐसा होता है? क्या कारण ऐसा होता है कि एक बच्चा तो टॉप कर जाता है, एक बच्चा एवरेज रह जाता है और एक बच्चा फेल हो जाता है, जबकि एक टाइम पे टीचर ने सभी को सेम सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है। क्या कारण है? कंसंट्रेशन या फोकस। जिस बच्चे का फोकस बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो चीजों को समझ जाएगा, और जिसका फोकस अच्छा नहीं होगा वो एवरेज की क्वालिटी में आ जाएगा। मैं स्कूल में था, मैं 12th तक मेरे पास मोबाइल नहीं था ना, जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें लगा ही नहीं कभी इसकी नीड है, हमें नहीं लगा कि इसकी नीड है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये इस तरीके से एडिक्शन हम लोगों को हो रखा है कि मोबाइल के बिना बात ही नहीं बनती। तो इन चीजों को हमें पॉइंट्स वो निकाल करके रखने हैं कि हमारा फोकस खत्म ना हो। और फोकस कैसा होना चाहिए ये समझो। एक बार एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा था, पढ़ाने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने पूछा कि किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेना। क्या? किसी को अगर कुछ पूछना है? एक बच्चा खड़ा हुआ, होनहार सा बच्चा, वो कहता सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? ऐसा फोकस नहीं होना चाहिए हमारा। फोकस अगर अच्छा होगा तो बात बन जाएगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। सफलता की बात करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सफलता मिलती कैसे है, सफलता के लिए क्या जरूरी है। देखिए, डिसिप्लिन पहली चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों ने मुझे दिखा तो दिया है कितना है, वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिखाया कि कितना अच्छा डिसिप्लिन है।
डिसिप्लिन होना बेहद जरूरी है, साथ में कंसिस्टेंसी होना बेहद जरूरी है, पेशेंस होना बेहद जरूरी है। डिसिप्लिन हम कहां से सीख सकते हैं? एक चीज को समझ करके चलना। डिसिप्लिन हम अपनी मदर से सीख सकते हैं। किससे? सबके घरों में मम्मी तो है कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रही। डिसिप्लिन हम अपनी मम्मी से सीख सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा घर में सबसे पहले उठने वाली जो महिला है या उठने वाला जो इंसान है वो हमारी मम्मी है। रेगुलरली आप जितने भी 15, 16, 20 साल के हो गए हैं, आपने 20 सालों से एक ही चीज नोटिस की होगी, घर में सबसे पहले कौन उठ जाता है? और वो 15 से 20 सालों से लगातार यही काम करती आ रही है। कंसिस्टेंसी भी यहां से सीख लो, डिसिप्लिन भी यहां से सीख लो। अब मम्मी का काम क्या है? डेली जो है ना आप लोगों के लिए खाना बनाना, पापा के लिए भी बनाना, जिसके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों अगर अलग अलग स्कूल में जा रहे हैं, तीनों के लिए लंच तैयार करना, पापा के लिए करना। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, पापा के लिए खेत में खाना लेकर भी जाना। सारा काम कर रही हो 15 से 20 साल से, बगैर किसी उम्मीद के, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो काम करती है। खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए किसी दिन मम्मी बीमार हो जाए। क्या हो जाए? बीमारी जो ना पूछ के नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता मम्मी बीमार हो जाए तो घर में जो पापा है ना, तो उनके जो है ना आंखें खुल जाती है, कहते हैं ना तारे दिख जाते हैं उनको। पहली बार किचन में जाके सोचेंगे साला चीनी का डब्बा कहाँ रखा हुआ है, उनको पता नहीं होता। तो डिसिप्लिन कहां से सीखना है? मदर से। अब बात करें अगर कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। निरंतर अगर अभ्यास करते रहोगे तो आप जीवन में कामयाब हो जाओगे। एक दोहा आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसली आवत जात से तो सिल पर परत निशान। सुना है कि नहीं? किसने लिखा था ये? हाँ, जितने लोग कबीरदास कह रहे हैं हाथ खड़ा करना जरा। किसने लिखा था ये दोहा? कबीरदास। जितने लोग कह रहे हैं हाथ खड़ा करो। अभी कंफ्यूज हो गए कि यार कबीरदास ने लिखा था कि नहीं लिखा था। इस दोहे से क्या सीखा जा सकता है ये समझ करके चलना। इस दोहे से ये सीखा जा सकता है कि असफलता के माथे में कील ठोककर हम लोग सफल हो सकते हैं। असफलता के माथे में कील ठोककर हम सफल हो सकते हैं, लेकिन हमें वो कील ठोकनी आनी चाहिए कि कैसे ठुकेगी। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार गुरुकुल का नाम सुना ना? गुरुकुल हुआ करते थे पहले, जानते हो कि नहीं? हमारी संस्कृति के बारे में मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। पहले तो गुरुकुल जिस टाइम पे हुआ करते थे, तो गुरुकुल में ये एक स्टूडेंट थे जिन्होंने ये सब जो है ना इस दोहे से बहुत कुछ सीखा। तो एक बार हुआ क्या कि वो वैसे स्टूडेंट थे कि उनको चीजें समझ में नहीं आती थी, बहुत ज्यादा कमजोर टाइप के, उनको कुछ नहीं समझ में आता था। तो वरदराज, बैलों का राजा उनको कहते थे उनके दोस्त, ठीक है, वरदराज जो है, उनकी ये कहानी है। तो उनके जो साथी थे ना, उनका मजाक उड़ाया करते थे कि यार इसको कुछ नहीं आता, कितना मंदबुद्धि है, बेवकूफ है। इन सारी चीजों से परेशान होकर के एक दिन उन्होंने ठान ली भाई आत्महत्या करने चल दी, हम तो मरेंगे, हमारे बस की कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिस दिन वो गए ये काम करने, तो जाकर के कुएं के पास बैठ गए। कहाँ बैठे? कुएं के पास बैठ करके उन्होंने सोचा कि यार एक कोमल सी रस्सी, एक मुलायम सी रस्सी अगर पत्थर को चीर सकती है, अगर एक कोमल सी रस्सी पत्थर को चीर सकती है, तो मैं अपनी जिंदगी में क्यों कामयाब नहीं हो सकता? मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तब जाके सफल हो जाऊंगा। उसके बाद वो विचार त्यागा कि सुसाइड नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करनी है। वापस आए गुरुकुल में और कहा कि आज से फिर से मेहनत शुरू। और लेटर ऑन ये अपनी दुनिया में बहुत बड़े कवि बने, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान भी बने। तो हमें ये समझ करके चलना है कि हमारा डिसिप्लिन और हमारी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। सभी लोग ब्रश करते हो? ब्रश सुबह उठ के हैं? अच्छा, जोर से बोलेंगे जो डेली ब्रश करते हो ना, डेली ब्रश करते हो? कंसिस्टेंसी को समझना कि निरंतरता क्या होती है। हम डेली 2 मिनट करते हैं, 2 मिनट हमने अपने दांतों को रगड़ा, 2 मिनट ब्रश किया। कोई ऐसा है ये सोच करके कि यार 2 मिनट नहीं, एक हफ्ते बाद इकट्ठा 16-17 मिनट रगड़ लूंगा? है कोई ऐसा? देखो, बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, हम रेगुलर स्टडी नहीं करते। हम ये करते हैं जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, तब डिसाइड करने लग जाते हैं। तब कैलकुलेशन हमारी कितनी फास्ट होती है। बोले कि 20 चैप्टर है, कितने चैप्टर है? 4 महीने 5-5 चैप्टर करके निपटा लेंगे। फिर ये 4 महीने 2 महीने रह जाते हैं, फिर 4 महीने
2 महीने रह जाते हैं, फिर 1 महीने में 10 चैप्टर करने हैं। धीरे धीरे कंडीशन ये आ जाती है कि 20 दिन बचे हैं, फिर भी बच्चा कहता है कि कोई बात नहीं, 1 दिन में 1 चैप्टर। तुमसे 12 महीने में तो हुए नहीं, 20 दिन में कैसे हो जाएंगे? तो कंसिस्टेंसी को समझो कि जिस दिन, जैसे जिन लोगों के दिमाग में ये है कि इकट्ठा पढ़ लेंगे, तो वैसे पॉसिबल नहीं है पास होना या अच्छे नंबर लेकर के आना। जब आप डेली ब्रश करते हो ना, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, समझ में आता है कि हाँ डेली अच्छा लग रहा है। जब 7-8 दिन नहीं करोगे ना, अगले दिन चाहे 16 दिन कर लेना, 16 मिनट कर लेना, कुछ हासिल नहीं होगा। दांत बेशक से आपके साफ हो जाए 8 दिन बाद, लेकिन जो पहले के 7 दिन थे, उन 7 दिनों में कोई आपके पास नहीं बैठेगा। चलिए, दूसरी चीज ये थी कि हम स्किल डेवलपमेंट या करियर काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? स्किल डेवलपमेंट जानते हो क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट पता है क्या होता है? किसी को नहीं पता? क्या बोला? स्किल डेवलपमेंट किसी को नहीं पता? स्किल डेवलपमेंट में कितनी चीजें आती हैं ये भी नहीं पता? खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। हाँ जी, स्किल डेवलपमेंट, अपने टैलेंट को उभारना। चलो, जो बताया एटलीस्ट कुछ तो बताया। हाँ जी, और कोई हिंदी में बोले तो कौशल विकास क्या होता है? स्पोर्ट्स खेलते हो कि नहीं? स्पोर्ट्स कोई नहीं खेलता? खेलते हो? बैडमिंटन खेला है? हाँ, सिंगिंग डांसिंग कुछ करते हो? सिंगिंग डांसिंग, जब भी बच्चे ने डांस किया था ना, स्किल का ही पार्ट है ये सारी चीजें। लेकिन आप लोग शायद से दूसरी दुनिया में हैं, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या बातें हो रही हैं। देखो, स्किल डेवलपमेंट ना प्रेजेंट डे की नीड है, आज के समय की सबसे बड़ी नीड है। क्या? स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग की है, चाहे वो डांसिंग की है, सिंगिंग की है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की है, स्पोर्ट्स की है, तो स्किल आपको इतना पैसा कमा करके दे सकती है जितना एक जॉब कभी भी नहीं दे पाएगी। स्किल का ये इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सुना होगा ना। दुकानें किसके घर में है? कोई है ऐसा बिजनेसमैन हो, घर पे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, छोटी मोटी बड़ी दुकान हो? सेलिंग मतलब सामान बेचना जो होता है ना, सेलिंग, ये भी एक आर्ट है, एक कला है। क्या है? आर्ट। तो स्किल है ये भी एक, और स्किल कैसे सीखी जा सकती है, इस चीज को मैं आपको समझा देता हूँ। कहानी के माध्यम से आप इसको समझेंगे। कहानी सुनाई जाए? हाँ जी, आधे तो कह रहे हैं नो सर, छोड़ दो डांस कर। कितनों का मन है भाई डांस करना है? हाथ आओ। तू ना पहले अपनी आंखें ढक ले। चलिए, कहानी एक डिपार्टमेंटल स्टोर की। डिपार्टमेंटल स्टोर जानते हो? एक ऐसी छत जिसके नीचे खूब सारा सामान मिल जाता है, सब तरीके का सामान मिल जाता है। मॉल्स सुने होंगे ना? सुने हैं मॉल्स? हाँ, तो एक बार एक डिपार्टमेंटल, ध्यान से सुनना, मैं बीच में सवाल भी पूछूंगा। एक बार एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक वैकेंसी निकली कि हमें एक MBA होल्डर बंदा चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, MBA होल्डर बंदा इसलिए चाहिए क्योंकि उनको बिजनेस समझना था, और बिजनेस समझने वाला ही कुछ काम कर सकता है। तो जब ये वैकेंसी निकली, इस वैकेंसी के बीच में रेज्यूमे आने लगे मालिक के पास। तो इन रेज्यूमे के बीच में एक रेज्यूमे आ गया 12th फेल का। किसका? अब मालिक कह रहा है यार मैंने मांगा है MBA होल्डर, ये बेवकूफ है कौन जो 12th पास का अपना भेज रहा है, 12th फेल का वैसे भी। तो बोला पहले इसको ही फोन लगाओ, ये कौन है। उसको फोन लगाया गया, उसको उससे पूछा कि भाई तुम्हें पता नहीं था कि हमें MBA होल्डर बंदा चाहिए? बोला पता था। बोला तुम तो 12th फेल हो? बोला जानता हूँ। बोला फिर तुमने रेज्यूमे क्यों दिया? वो बोला कि सामान बिचवाना है पढ़ाई। बोला बिचवाना तो सामान ही है। बोला तो फिर रख लो। बोला रख तो ले, अगर रिजल्ट नहीं आया। बोला रिजल्ट नहीं आएगा तो निकाल बाहर करना, भगा देना, सैलरी मत देना। तो मालिक को ना उसकी बात जम गई कि यार बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस तो है, जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है। तो उस बंदे को उन्होंने रख लिया। अब इस बंदे की कलाकारी देखो, बंदा जिसने रखा मालिक ने 3 महीने बाद ये रिपोर्ट लेने आया अपने मैनेजर से कि भाई क्या हो रहा है। कहता कि यार ये बंदा कहां से पकड़ करके लेके आए हो आप? ये अकेला इतना सामान बेच देता है कि 6 डिपार्टमेंटल स्टोर वाले मिलकर नहीं बेच पाते। बोला यार ऐसा क्या करता है? कहता पता नहीं यार क्या करता है, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। तो बोला कि चलो मैं एक दिन आकर के देखता हूँ। क्या करता हूँ? एक दिन आकर के देखता हूँ कि ये करता क्या है। अब जिस दिन मालिक इसको देखने आया, ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों के काम आ सकती है अगर आने वाले टाइम में वाकई अपनी रियल लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो कोशिश ये करो कि इतना अच्छा कर जाओ कि कल फिर से सर्वोदय इसी तरीके से आपको इस प्रांगण में बुलाए और आपसे आपकी जर्नी के बारे में जाने। ऐसे आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। तो जब ये मालिक आकर के खड़ा हुआ तो ये किसी इंसान को ना मछली पकड़ने का कांटा बेच रहा है। क्या बेच रहा है? क्या?
मछली पकड़ने का कांटा। उसके शब्द देखो, ये उसको साहब कितना अच्छा काटा है, मछली खुद पे खुद आके फंस जाती है। क्या बोल रहा है? मछली खुद पे खुद आकर के फंस जाती है। 700 रुपए का ये काटा था, उसने उसको बेच दिया। तो थोड़ी देर बाद जब वो चलने लगा सामान लेकर के, वो काटा लेकर के, उसने रोका, अरे सुनो। बोला क्या हुआ? कहता सर कांटे से क्या होगा, आटे की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आटे की। तो आटे के बारे में देखो क्या बोला, कहता 200 रुपए की सर गोलियां हैं और ऐसा आटा है कि मछली खा करके कहती है दूसरी से कि जा बहन तू भी खा के आ, मैं तो खा के आई। स्किल्स है, ये स्किल्स है, उसके बोलने का टैलेंट है। उसने उसको वो आटा भी बेच दिया और वो आटा लेकर के चलने लगा। उसने फिर रोक दिया कि भाई रुको। बोला अब क्या रह गया? बोला सर कितने अच्छे जूते पहने हुए हैं आपने, पानी में जाओगे आपके जूते खराब हो जाएंगे, हमारे जूते ले जाओ, 200 रुपए जोड़ी जूते हैं और पानी में खराब नहीं होते। तो अब क्या लगा, जो एक कस्टमर है उसको लगा कि यार कितना अच्छा बंदा है, मेरे जूतों तक का ध्यान इसने रखा। उसने वो जूते ले लिए। फिर जब वो चलने लगा फिर रोक दिया उसको कि भाई अब क्या रह गया? कहता सर मछली है, आपके टाइम से थोड़ी आएगी, वहां जाके क्या करोगे? थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान ले जाओ। तो उसको कुछ खाने पीने का सामान, ड्रिंक्स वगैरह, ये 4-5 चीजें और चेप दी उसको। क्या कर दी? चेप दी तो समझ में आता होगा। हाँ, चिपका दी, उसको बेच दी। तो वो इन सारे सामान को लेकर के फिर से चलने लगा। फिर से रोक लिया। कहता भाई अब क्या रह गया? कहता सर धूप पता है कितनी है? बोला फिर? कहता मर जाओगे, टैन हो जाएगी बॉडी सारी, एक अम्ब्रेला और ले जाओ, जाकर के आराम से बैठना। वो लेने क्या आया था? काटा। और उसको उसने 3500 रुपए का सामान बेच दिया। कितने का? अब वो मालिक देख करके मतलब अचंभित रह गया कि यार कितना टैलेंटेड बंदा है। ये 700 रुपए का काटा लेने आया था, इसने 3500 रुपए का सामान इसको बेच दिया। जब वो सामान लेकर के वहां से चला गया तो मालिक इसके पास आया। अब कहानी का सार यहाँ पर है, ध्यान से सुनना। जब मालिक उसके पास आया, बोला यार तेरे अंदर गजब का टैलेंट है, तूने 700 रुपए का काटा लेने आए बंदे को 3500 रुपए का सामान बेच दिया। तो उसके शब्द सुनो, वो क्या कहता है? कहता है सर 700 रुपए की काटे की क्या बात करते हो, ये तो 5 रुपए का अखबार लेने आया था, इसकी छुट्टी थी। मैंने बोला छुट्टी में क्या करेगा, अखबार पढ़ के जाके मछली पकड़ ले। अंदर संस्कार भी होने चाहिए कि नहीं? आप लोग तो नहीं बताओगे, लेकिन जितनी जगह मैं सेशन करने जाता हूं, कई बार ऐसा होता है कि हजारों की संख्या में पेरेंट्स लोग बैठे हुए होते हैं और मैं उनसे पूछता हूं क्या आपको लगता है कि आज के समय में आपके बच्चों के अंदर संस्कारों की थोड़ी कमी आ गई है? तो हर जगह से ना भरपूर मात्रा में हाथ उठते हैं कि हाँ वाकई आजकल के बच्चों में संस्कारों की थोड़ी कमी है। और जब तक आपके अंदर संस्कारों की कमी रहेगी, जीवन में कभी भी सफलता आपके पास आ जाए तो मुझे बता देना। संस्कारों का सीधे तौर पर आपकी अकादमिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। संस्कार कहां से सीखे जाते हैं? संस्कार सीखे जाते हैं अपने घर, परिवार, गली मोहल्ले से। अगर आपको अच्छे संस्कार मिल गए हैं, समझ आ गई है, तो जीवन में इतना अच्छा मुकाम हासिल करोगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अगर उन संस्कारों का अभाव रहा तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि स्कूल में संस्कारों के बारे में बात नहीं की जाती। मैंने कहा है कि सीधे तौर पर अकादमिक शिक्षा का संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। जब से हमने बच्चों को एक मशीन का रूप देना शुरू कर दिया है ना, छोटा सा बच्चा होता है 2, 3, 4 साल का, स्कूल भेजने लगते हैं ये सब चीजें कि बेटा पोएम सुनाओ, ये करो, वो करो, 2 का पढ़ा, ये। अरे भाई उसको जीने दो यार, छोटे बच्चों को जीने दो, वो सब सीख लेगा। आपने किस उम्र में सीखा था? हमारे फादर साहब बताते हैं कि जब 6, 7 में थे तब जो है ना तख्ती पे लिख करके ABCD सुनाया, जो है ना सिखाया करते थे। और आजकल का छोटा बच्चा 2, 2.5 साल का, वो ना मोबाइल पे माइक पे टैप करके बोलता है मोटू पतलू की वीडियो। बच्चा इतना शार्प हो गया आज का। आजकल के बच्चों की पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है? हम लोग जो है ना पिक्चर्स में देख करके सीखते हैं। किसमें? हमारा दिमाग तस्वीरों में सोचता है। किसमें सोचता है? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखें। अभी देखें, सारे के सारे अपनी आंखें बंद कर लो 1 सेकंड के लिए, आंखें बंद करो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अपने मैथ्स के टीचर के बारे में बिल्कुल मत सोचो। कौन दिमाग में आ रहा है? मैथ्स का टीचर, ऑब्वियस है। हमारा दिमाग कैसे सोचता है? तस्वीरों में। अब अगर मैं आपको बोलूं आंखें बंद रखो कि अपनी मम्मी के बारे में बिल्कुल मत सोचो, कौन दिमाग में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ शाही पनीर के बारे में बिल्कुल मत सोचो, और मोमोज तो शाम को खाने ही नहीं है।
सारी चीजें ऐसी हो रही है ना। अब समझ करके एक चीज चल रही है, ध्यान से सुनना। हमारा जो दिमाग है वो तस्वीरों में सोचता है। आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जिन लोगों ने मोबाइल फोन में जो है ना गेम्स खेले हैं या फिर इस तरीके की कुछ ये वीडियोस देखी हैं या फिर मोटू पतलू XYZ एग्जांपल ले लेते हैं, 20 साल बाद भी आपको कोई पूछेगा ना तो आपके दिमाग में सारी तस्वीरें आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं? अगर मैं भी बोलूं मोटू पतलू देखते तो मोटू को समझ में आ रहा ना पिक्चर कैसा दिखता है वो? और एक दो कैरेक्टर के नाम भी बता दोगे? घसीटा राम, हाँ, डॉक्टर झटका, ये, हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो मिस्टर सिंघम, हाँ, चिंगम जो भी नाम है उसका, चिंगम, हाँ, चिंगम के जंगल से बचना इम्पॉसिबल। सुनो सुनो सुनो, तो हमारा दिमाग कैसे सोचता है? तस्वीरों में सोचता है। अंडरस्टैंडिंग पिक्टोरियल हो गई है। तो मैं बात कर रहा था थोड़ा संस्कार के बारे में कि हमें संस्कार कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, इससे अगर आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है या सीख पाओगे या किसी को सिखा पाओगे तो ध्यान से सुनना। और अगर आपको लगे कि वाकई इस कहानी में दम है, दमदार कहानी थी और यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है, तो कहानी खत्म होने के बाद मेरा जरूर थोड़ा सा हौसला बढ़ाना। ये कहानी है गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की एक शिक्षिका, एक अध्यापिका की कहानी है जिनका नाम है जयश्री बेन। क्या नाम है? क्या नाम है? जयश्री बेन। देखो, हर एक माँ की तरह इस शिक्षिका ने भी, इस अध्यापिका ने भी अपने बच्चे को हर तरीके से कोशिश की कि अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दिलाई जाए। क्या दिलाई जाए? तालीम समझते हो ना, शिक्षा। तो जब ये माँ इस बच्चे के लिए मेहनत कर रही थी तो बच्चे के दिमाग में कभी कुछ नहीं आता। हम बच्चों को वाकई ये लगता है कि ये तो माँ बाप का नहीं तो कौन करेगा, हाँ। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझ करके चलनी है कि पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो, कुछ क्या सभी लोग ऐसे होते हैं कि अपने बहुत सारे सपने जो है ना खत्म कर देते हैं, सपनों को दबा देते हैं, बिल्कुल सपनों को दबा देते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य बन सके। ऐसा आप देखते हो कि नहीं? देखते हो कि नहीं? मैंने जो चीज सीखी है अपने फादर साहब से, एक चीज आपको बता देता हूँ। वो पिछले 6 महीने से बेड पे हैं, पिछले 6 महीने से वो बेड रेस्ट पे हैं। उनको स्पाइनल इंजरी हुआ था, लेकिन बस मेरे एक बार कहने पे कि मेरी जिंदगी का ये शायद से बहुत बड़ा दिन है, तो मैं ये चाह रहा था कि मेरे फादर साहब, मेरी फैमिली, मेरे चाचा चाची, बाकी नाना नानी, मेरी दादी, सब लोग बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता था कि सब लोग आकर के एक बार बैठें सामने से। तो मैं आप लोगों को बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, बहुत सारी चीजें कुर्बान करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, सारी चीजें। लेकिन मेरे फादर साहब उनमें से हैं कि इस इंसान ने अपना शरीर कुर्बान किया हुआ है मेरे पीछे। जब हमें पता चला, फादर साहब को प्रॉब्लम नवंबर से होना शुरू हुआ था, जब पता चला कि स्पाइन में इंजरी है, और इससे पहले भी 2007-8 में हमने एक टेस्ट कराया था, उस टाइम में बहुत छोटा हुआ करता था, हमें नहीं पता उस टाइम पे क्या होता था, लेकिन तब भी डॉक्टर ने मेरे फादर साहब को ये बोला था कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो इनका जो जवाब था उस डॉक्टर को वो सुनना, उन्होंने कहा था कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट तो कर लूं, लेकिन मेरे घर पे जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन पालेगा। उन्होंने उस बीमारी को इतना नजरअंदाज किया, इतना नजरअंदाज किया कि ये आज ये कंडीशन आ गई थी कि बहुत ज्यादा, बहुत इमेंस पेन में थे, ऐसा दर्द जो बिल्कुल सहने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, जवाब दे जाता है। लेकिन फिर भी इस इंसान की हिम्मत देखो, आपके सामने बैठा हुआ, जबकि बैठना मना है। तो उस टाइम पे कोविड की ना ये थर्ड जो तीसरी लहर, ये सब कहानी शुरू हो गई थी। ये कहानी अब तक भी मेरे पापा को नहीं पता है, लेकिन अब मैं बता देना जरूर चाहता हूँ कि पापा, हमने आपको ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं कराया था, एक्चुअल में हम लेकर के आए थे, उसके पीछे कारण था। जब ये कहानी शुरू हुई तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि टेस्ट कराना है, कोविड का टेस्ट कराना है। तो मैंने अपने फादर साहब का टेस्ट कराया तो कोविड पॉजिटिव आए पापा। हम लोगों का दिमाग खराब कि यार क्या करें। अगर डॉक्टर्स को ये बता दिया रिपोर्ट के थ्रू कि पापा कोविड पॉजिटिव है, मैंने उनको अब तक नहीं, ये अभी पता चल रहा होगा मेरी सारी फैमिली को कि ये सब ऐसे हुआ था। मेरे एक चाचा बैठे हैं, इनको पता था, इनको आगे बताया था बस मैंने, और इनसे भी ये कहा था कि घर में किसी को नहीं बताना है। जब मेरे फादर साहब बीमार हुए थे ना, देखो 2 कंडीशन होती है, ध्यान से समझना, 2 कंडीशन होती है। फादर साहब की बीमारी को देख करके या तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये कि मैं बैठ करके रहूंगी, हाय मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं ये समझूं कि मैं जिम्मेदार हो गया। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना।
और मैंने कोशिश की कि मेरे घर में एक छोटा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, मम्मी पापा है, जितना मुझसे हो सकता है कि मैं कर पाऊँ। हालांकि जितना इन लोगों ने मेरे लिए किया है, शरीर कुर्बान करना इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं तो उसका 1% 2% भी अगर कर पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि हाँ, मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य जो है ना पूर्ण हो गया। जब वो कोविड की रिपोर्ट आई तो मुझे पता था और मेरे जिया जी को पता था। एक्चुअल में इन्हीं के फोन पे रिपोर्ट आई थी, इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की कि हमें किसी को नहीं बताना, और हॉस्पिटल के स्टाफ को तो बताना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि वो इनको कोविड वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और कोविड वार्ड में शिफ्ट करने के बाद इनको अकेला छोड़ देंगे, हमें तो जाने ही नहीं देंगे। तो कंडीशन ऐसी हो जाती थी और मैं किसी भी कीमत पे इनको वहां छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने इतना ड्रामा वहां पे किया, इतना ड्रामा किया, मैं कहा आई वांट हिम डिस्चार्ज राइट नाउ। और वहां पे जो उस टाइम पे वर्कर थे उन्होंने बोला मुझसे कि सर कल एक सैंपल गया था। मैं कहा वो सैंपल पॉजिटिव है, आप बता, वो रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप बता। बोला कि जो है ना 2 बजे शिफ्ट चेंज होने का टाइम था, लेकिन हम 1-1:30 बजे निकाल करके गाड़ी वाड़ी मंगा करके गायब वहां से, और वो ठीक बैठे हैं। हम सभी को पता था यार, हमें भी तो हो सकता था। वो सब इतनी बड़ी जो है ना कॉन्स्पिरेसी है, मैं क्या कहूँ बस इसके बारे में, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसा कुछ है, ये नॉर्मल फ्लू, हर किसी को होता रहता है, खांसी नजला जुकाम, ठीक है। मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि यार इनको यहाँ रखना है, वहां रखते तो 4 टेस्ट वो हमारे कराते, ठीक है। अगर इनको उस टाइम पे कंडीशन ये थी, अगर अकेला छोड़ देते तो कहानी खराब हो सकती थी। तो जो वहाँ पे वो महिला थी, वर्कर थी, उसने बोला सर मैं अपने सीनियर्स को बताए बिना डिस्चार्ज नहीं करने दूंगी। मैं कहा ये 2000 रुपये पकड़ और जान दे। मैं एक्चुअल में इस चीज में बिलीव नहीं करता, भ्रष्टाचार में, बट अगर ये छोटा सा भ्रष्टाचार मेरे लिए मेरे बाप को मेरे सामने बैठा सकता है तो ये कोई, मुझे नहीं लगता फिर मैंने कुछ गलत किया। अब मैंने क्या किया, पापा एक्चुअल में मेरे फादर साहब प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर है वो, उनको अच्छे से पता है सारी चीजें। तो बोले कि रिपोर्ट क्या है, मैं कहा नेगेटिव है। हमने बोला नेगेटिव है। अब दिमाग कितना लगाया, जो इनके फोन पे मैसेज आया था वो मैसेज कॉपी कर करके मैंने अपने फोन में लिया, और जहां पे पॉजिटिव लिखा था वहां पे उसको एडिट करके नेगेटिव करके मैंने पापा को रिपोर्ट दिखाई थी जी। एक्चुअल में क्या है, साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर साइकोलॉजिकली उनको दिमाग में हो जाता है कि यार पॉजिटिव, वो हमें पास नहीं आने देते। अब मैंने सोचा यार साइकोलॉजिकल, अगर वो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, विल पावर मतलब अव्वल दर्जे की है, इतना मजबूत इंसान मैंने वाकई नहीं देखा। वैसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको लगता है मेरा पापा सब कुछ कर सकता है। जो छोटा सा बच्चा है ना, जैसे ये छोटा बच्चा है, ये है, अपने पापा को देखकर बोले पापा ये कर दोगे, पापा वो कर दोगे, पापा में से हाँ कर दूंगा। जब ये बच्चा स्कूल में आता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है 7th-8th स्टैंडर्ड में, तो इस बच्चे को समझ में आता है जो मेरे टीचर करते हैं वो पापा नहीं कर सकते है? तो वैसा ही था कि विल पावर से हमने भी बहुत कुछ सीखा। इसके बाद मैंने इनका एक और टेस्ट कराया। मुझे ये था कि हॉस्पिटल वालों की जो रिपोर्ट है वो गलत है। मैंने घर से ही सैंपल, मैंने खुद सैंपल कलेक्ट किया, मैंने सैंपल फिर से भेजा। पापा बोल रहे कि यार जब वो नेगेटिव आ गया तो क्या कर रहा है, क्यों करना है टेस्ट। मैं कहा फिर भी हो सकता है उनकी गलत हो, फिर भी मैं झूठ बोल रहा कि हो सकता है उनकी गलत हो। हमने फिर से एक टेस्ट कराया और खुदा की करनी ये देखो कि वो टेस्ट भी पॉजिटिव आया। अब जिस लैब पे कराया था वो एक्चुअल में हमारे नोन है, मैंने उनको फोन किया, मैं कहा किसी को नहीं बताना, मुझे पता है बस। लेकिन तब तक वो इतनी गलती कर चुके थे कि हमारे गांव में कोई था वहां पर, उसने बता दिया था। तो उसी दिन मेरी दादी मेरे पास आई ऐसे करके, अरे भैया कोरोना पाया है। मैं कहा किसने बता दिया? कहता गांव में चर्चा, ये डॉक्टर है वो कह रहा था। यार बेवकूफ है, उनको समझ आता है कहाँ से पॉजिटिव है, सर ठीक नहीं दिख रहे। तो वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, मैंने वो फिर कॉपी पेस्ट करके फिर वो नेगेटिव दिखाई। पापा को साले पागल है, इनको कुछ नहीं पता। तो क्या होता है, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर साइकोलॉजिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, और विल पावर इतना कुछ करने की हिम्मत दे देती है। साइकोलॉजी कितना मैटर करती है। एक बार ना एक इंसान को चूहे ने काट लिया, किसने, और वो नीला पड़ के मर गया। कारण समझ रहे हो, साइकोलॉजी, डर। वो डर ने ये कर दिया कि यार सांप ने काटा है। साइकोलॉजी इतना मैटर कर रही है। तो इस वजह से फिर हमें बहुत सारे और भी डाउट्स हुए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर खड़े होने का अगर कोई बेस है, कोई नींव है, तो वो मेरी फैमिली है। मैं इसलिए आप लोगों को ये चीजें शेयर कर रहा हूं। ऐसा है, मैंने इन सब लोगों को बुलाने के पीछे ना यही कारण है। मेरे सेमिनार होते हैं बहुत दूर दूर,
कभी रोहतक, कभी पंजाब, कभी बीकानेर, राजस्थान, इधर उधर। अब किसी की हिम्मत है नहीं इतना दूर जाने की। मैं कहीं पास के पास में हो रहा है तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। मैं भी चाहता था कि अपने परिवार को या जो लोग मेरी जिंदगी में महत्व रखते हैं कि उनको मैं सामने बैठा करके एक चीज दिखाऊं कि हम किस तरीके से ये सेशन होते क्या है, सेमिनार होते क्या है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे संस्कारों की। जयश्री बेन पे आते हैं। तो जयश्री बेन ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, जैसे हर एक माँ बाप करता है। एक समय ऐसा आया कि जिस बच्चे के लिए जयश्री बेन ने मेहनत की थी वो बहुत बड़े प्रोफेसर बने। क्या बने? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी कहानी है। ये जयश्री बेन का बेटा बहुत अच्छा प्रोफेसर बना और प्रोफेसर बनने के बाद लाख से सवा लाख रुपए महीने की उसको सैलरी मिलने लगी। कितनी? लाख सवा लाख रुपए की सैलरी जब इसको मिलने लगी तो अपने आप में कामयाबी है। प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? दूसरों को शिक्षा देना। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, समय बीता तो जैसे जैसे ना आपके पेरेंट्स लोग मतलब बुढ़ापे में आने लगते हैं, उम्र का जो असर है वो दिखने लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। समय के साथ साथ जयश्री बेन बीमार हो गई। क्या हो गई? ध्यान से सुना पीछे। समय के साथ साथ ये हुआ कि जयश्री बेन एक दिन बीमार हो गई। क्या हुआ? बीमार होने के बाद वो बेड पे आ गई। 3 महीने बाद प्रोफेसर साहब ने एक दिन आकर के अचानक से अपनी माँ को गोदी में उठा लिया। क्या किया? और हर माँ की तरह ना वो भावुक हो गई अचानक से कि भाई मेरा बच्चा मेरी कितनी फिक्र करता है, मेरी जो ना परेशानी उसको बहुत ज्यादा लग रही है। तो वो उठा करके अपनी माँ को चौथी मंजिल पर ले गई। कहाँ ले गई? चौथी मंजिल पर। जब तक उनकी माँ कुछ समझ पाती, 5 मिनट, जब तक उनकी माँ कुछ समझ पाती, प्रोफेसर साहब ने अपनी माँ को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने लायक है यहाँ पर। जब प्रोफेसर साहब ने ये किया, 3 से 4 सेकंड लगती होगी चौथी मंजिल से नीचे आने में। 3 से 4 सेकंड। वो माँ तब तक कुछ समझ पाती, वो परलोक सिधार चुकी थी। हर किसी को ये लगा कि जयश्री बेन ने सुसाइड किया है। क्या किया है? लेकिन लेटर ऑन 3 से 4 महीने बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और कुछ और चीजों के चलते पता चला कि उनको प्रोफेसर साहब ने ऊपर से नीचे फेंका था। और अब यहाँ से कहानी का सार समझना, जब प्रोफेसर साहब से कारण पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके शब्द ये थे कि मैं अपनी माँ की बीमारी से तंग आ चुका था, जिस वजह से मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था। अब समझने वाली बात यह है कि जिस माँ ने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा, आप उसके 3 महीने की परेशानी नहीं झेल पाए। शिक्षा और संस्कार का कैसे संबंध नहीं है, ये चीज समझो। वो प्रोफेसर है, शिक्षित है, कामयाब है, लेकिन संस्कार के चक्कर में, संस्कार की बातों की अगर बात की जाए तो वो जीरो है अपनी लाइफ में। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितने शिक्षित हैं और कितने समझदार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ आपकी कामयाबी, आपकी समझदारी, आपकी शिक्षा ये बताती है कि आप उतने ही संस्कारी हैं। तो ये सारी चीजें ना हमें घर से सीखने को मिलती हैं। तो हमें घर से ये सारी चीजें सीख करके चलनी चाहिए। अपने पेरेंट्स से, गली मोहल्ले में ये सारी चीजें हम वहां से सीखेंगे। थोड़ा प्रोग्राम लेट हो रहा है तो मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू।